जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2022 में आए हुए सेट में से सेट नंबर 1 जिसका कोड दिया है 824 बीजे। ठीक है, साइंस का 824 कोड होता है। और एक निर्देश और दिया मेरे भाई, क्या दिया है? चिन्हित प्रश्न नए प्रश्नों के रूप में दिए गए। यानी जो चिन्हित प्रश्न है, जैसे यहाँ पे देखिए हैंड बना हुआ यानी हाथ बना हुआ, ये जो प्रश्न है ये आपके प्रश्न अलग से जोड़े गए हैं, क्योंकि 2022 में ये जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलते थे ये नहीं चलते थे, केवल कम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जोड़े गए अलग से क्वेश्चन हम आपको पहले बता दिए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष माध्यम का अपूर्णांक अधिकतम होता। तो वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपूर्णांक अधिक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हीरे में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा हमारा, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए चश्मे में क्या प्रयुक्त करना चाहिए, कौन सा लेंस होना चाहिए? तो अवतल लेंस प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 3 कह रहा, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं समांतर नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये समांतर होती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। लगभग इसमें से दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, लेकिन आपके जो ऑप्शन में दिया वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। फिर प्रश्न नंबर 4 कह रहा, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स बी का मात्रक। अब यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है, इस डाउट को क्लियर करें। हाँ सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, चुंबकीय फ्लक्स फाई और बी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध है। तो इनके बीच जो सही संबंध है वो बी बराबर फाई बट्टा ए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 5 कह रहा मेरे भाई, क्या कह रहा, किसी विद्युत चुंबक की क्रोड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता। तो विद्युत चुंबक की जो कोड बनाना होता है उसके लिए उपयोग होता है नरम लोहा। ठीक है, विद्युत शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो विद्युत शक्ति हमेशा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी होती है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, ठीक है, वो कौन सी दर्पण होती है? तो परावर्तक तल जो इस तरीके से मुड़ा होता है वो अवतल लेंस में मुड़ा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर उपखंड खा में कह रहा, देखिए रसायन विज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो सभी को पता है मेरे भाई, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। फिर 9 नंबर में कहा, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु। तो अम्ल से जो हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है वो आपकी जिंक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो प्रोप में आपको पता, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं। तो कार्बन 3 किस में? इसमें, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर, C3H8। फिर प्रश्न नंबर 11 कह रहा हमारा, खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली यह धातु है। तो खाद्य सामग्री को जो सुरक्षित करने के लिए उपयोग होता है वो नाइट्रोजन। यानी जितनी भी बंद वस्तुएं आती हैं, जैसे नमकीन, पापड़, चिप्स, टेढ़े मेढ़े, इन सब में जो पैकेटों में गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaSO4.12H2O। किस ऑप्शन में दिया है? CaSO4.12H2O, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न उपखंड गा कह रहा, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जो सरल अणुओं में टूटते हैं तो वो अपचयी अभिक्रियाएं होती, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा हमारा, चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो चर्मदाह और पैलाग्रा जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेरे भाई हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपकी श्वसन क्रिया में भूमिका निभाता है, ऑप्शन सी ए इसका बिल्कुल सही आंसर।
फिर प्रश्न नंबर 17 कह रहा फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता। तो फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। फिर प्रश्न नंबर 18 कह रहा मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो रक्तचाप को कौन सा नियंत्रित करता है। तो देखिए मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है, ये दोनों आपके नियंत्रित करते हैं। फिर पुलों का निर्माण होता है। तो पुलों का निर्माण होता है किसके, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा गलत दिया है, पुलों का बात कर दी, फूलों का निर्माण होता है। तो फूलों का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है। फिर प्रश्न नंबर 20 कह रहा है हमारा इनमें से कौन गर्भ निरोधक है। तो गर्भ निरोधक देखिए कापट्टी और ये जो ऑप्शन दिए हैं ये सभी हैं, ठीक है, ये मैं पढ़ नहीं सकता, ये सभी ऑप्शन जो दिए ये सब गर्भ निरोधक है। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न, उपखंड का में। अब यहाँ पे आए हैं आपके न्यूमेरिकल जो कि आंकिक प्रश्न है। देखिए कितने हैं आंकिक प्रश्न, 2 2 4 4 8 8 4 12 12 और 4 6 12 6 18 18 नंबर के आपके आए हुए हैं आंकिक प्रश्न, जिसमें से ये अलग से जोड़ा गया है, ये 12 नंबर के प्रश्न आप लोगों के आए हुए हैं, ठीक है। आंकिक प्रश्न देखिए इसमें परिभाषाएं नहीं दी बिल्कुल भी। कितने टीचर स्मार्ट होते हैं कि मतलब इसमें परिभाषा का नाम निशान ख़त्म कर दिया है। अब इसको हम आप लोगों को हल करके कॉपी पर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी होगी, ये हमको बताना है हल करके, ठीक है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मॉडल आंसर आप लोगों के पास होगा, ठीक है। इसको हम हल करके कॉपी पे बताते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब प्रश्न नंबर पहला मतलब पहले का खंड कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष। तो देखिए ध्यान से कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण क्या कह रहा है हमारा, मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की जो दूरी होती है वो यू होती है -30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वही वस्तु पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब किसके बराबर बनता है, वस्तु पर, यानी जब वस्तु पर बनता है तो जब 30 सेंटीमीटर ये है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी ये भी होनी चाहिए, लेकिन वस्तु पर ही बनता है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। फिर कहाँ दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लिखेंगे हम दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है हमारा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f बराबर 1/v का मान -30 और u का मान -30, ठीक है। तो 1/f बराबर माइनस का 1/30 और माइनस का 1/30, 1/f बराबर माइनस और माइनस देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2/30, 2 से भाग करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 15। तो यानी फोकस दूरी आएगी -15 सेंटीमीटर, ठीक, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग मैच कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, लिख भी लीजिए। फिर क्वेश्चन खा कह रहा है हमारा, खंड खा कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी एफ का मान कितना है 40 सेंटीमीटर। प्रश्न पढ़ लीजिएगा, कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी 40 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी दी है 40 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है कोई बात नहीं, माइनस का 40 सेंटीमीटर। कहा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वक्रता त्रिज्या r से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। तो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर r/2। तो फोकस दूरी माइनस का 40 दिया है, r बराबर r/2, यहाँ पे 13 गुणा करेंगे, r एक कम r और 40 दूना 80 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल से सवाल पूछे गए हैं इस सेट में, फिर भी आप लोग हल ना कर सके तो बहुत बेकार की बात है ये। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 3 कह रहा हमारा, सॉरी प्रश्न नंबर 2 कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख हम लोग बना लेंगे, ठीक है। सवाल हम लगा कर बता रहे हैं आपको। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। लेंस की वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर होगी, ठीक है। तो इस वस्तु की लेंस से दूरी बताना है। तो इस सवाल को हल करेंगे कैसे। पहली बात तो यहाँ पे बात ही कर दी इसने, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दी है वो माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस की 15 सेंटीमीटर। फिर कहा वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। फिर हमसे कहा है मेरे भाई वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर बनेगी, होगी, स्थित है। तो यानी u का मान हमें ज्ञात करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान -15, 1/v का मान -10 और माइनस 1/u। माइनस का 1/15 और माइनस का 1/10 से पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/10 बराबर माइनस का 1/u। अब यहाँ पे देखिए हर बराबर करेंगे तो 10 की गुणा 3 से करेंगे, 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30। तो 2 एक कम 2/30 प्लस 3 एक कम 3/30 बराबर माइनस का 1/u। तो माइनस का 1/u बराबर, देखिए 3 से 2 कम हो जाए कितना बचेगा, 1/30। तो यानी जो u का मान आया वो कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर। आप अपने आंसर में कॉपी में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। प्रश्न नंबर कह रहा हमारा 3, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहली बात समझिए ध्यान से, 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में, तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और यहाँ पे हमें धारा, पूरी धारा निकालनी है, तब हमें प्रतिरोध निकल सकेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हमारा 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध, यानी R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान जो है वो 5 ओम है। श्रेणी क्रम में संयोजित है, लिखेंगे चूँकि 2 ओम 3 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 का मान 2, फिर 3 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 तो 10 ओम। फिर हमसे कहा है जो विभवांतर है वो दोनों सिरों पर कितना जोड़ा है, 30 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना है हमारा, विभवांतर V बराबर 30 ओम, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। तब हम यहाँ पे निकालेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या निकालेंगे मेरे भाई, सूत्र लगाएंगे V बराबर IR।
तो V का मान 30, I का मान हमारे पास कितना है निकालना है, R का मान 10। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो I का मान कितना आएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आ गया। अब हमसे कहा है ये जो आपके प्रतिरोध दिए, इन तीनों प्रतिरोधों में हमको अलग अलग विभवांतर बताना है। तो कोई बात नहीं, तो देखिए विभवांतर V1 बराबर ओम के नियम से V1 बराबर I1 I R1। तो V1 बराबर I का मान कितना 3, R1 का मान कितना 2, तो 2 तियाँ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। फिर दूसरा निकालेंगे V2 बराबर क्या हो जाएगा I R2। तो V2 बराबर I का मान कितना 3 और R2 का मान 3, 3 तियाँ 9 वोल्ट आंसर। फिर हमसे कहा है अगला प्रतिरोध हमारा 5 ओम का है। फिर लगाएंगे V3 बराबर I R3। I का मान 3, R3 का मान कितना 3, 3 नहीं R3 का मान 5 है, 5 ओम दिया है, 5 दिया 15 वोल्ट आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो आंसर आए हैं ये बिल्कुल सही सही आए, आप मिला लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा मेरे भाई, प्रश्न नंबर 4 में सवाल जो अथवा वाला है वो हल करेंगे। का किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती, कोई बात नहीं 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती। इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। और परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना भी बतानी है। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है आपका, ठीक कोई बात नहीं आराम से हल हो जाएगा, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा धारा जो हमारी है वो आई बराबर 8 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर समय 8 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी इस मिनट को हम सेकेंड में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 8 गुणे 60, ठीक 8 छंग 48, 480 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और एक इलेक्ट्रॉन का मान दिया कितना 1.6 गुणे 10⁻⁻19। कोई बात नहीं, तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा NE बराबर IT। तो N का मान हमें निकालना, E का मान कितना 1.6 गुणे 10⁻⁻19, I का मान कितना 5 और T का मान कितना दिया है 480। गुणे में है पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में होगा, तो N का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 480 बट्टे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब इस सवाल को भी हम यहीं पे हल कर लें। देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक 16 एक कम 16, 16 तियाँ 48, 3 कट गया। 10 की घात 19 प्लस की है, माइनस की हर में अंश में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 5 तियाँ 1500, यानी N की वैल्यू कितनी आएगी 1500 बट, और ऊपर जाएगी तो क्या है में प्लस में हो जाएगी। तो 1 2 3 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी 1.5 गुणे 10⁻⁻19 में 3 और घात जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा 22। इतने हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और ये अथवा वाला प्रश्न है, आप लोगों के आंसर शीट में भी नहीं दिया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं मेरे भाई उपखंड खा में। उपखंड खा हमारा क्या कहता है, उपखंड खा जो हमारा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए, यानी IUPAC हल करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे ही हल कर दें आपकी किताब में ही। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आपके कार्बन कितने होते हैं, हमने आपको बताया है, आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन पे क्या होता है आपका ब्यूट, क्या होता है ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा एन, तो यही बनेगा हमारा क्या ब्यूटेन, क्या बनेगा मेरे भाई ब्यूटेन। और ये यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, इसमें कार्बन कितने एक और एक 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे क्या होता है एथ। और फिर देखिए COOH लास्ट में लगा है तो क्या हो जाएगा ओइक, तो क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक कोई दिक्कत इसमें, ये सिंपल सा है।
फिर यहाँ पे देखिए इनको भरने वाला भी है, अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो अभिक्रियाओं को पूर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कार्बन हमारा है CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल में हमने एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई किसके, सांद्र H2SO4 से। तो यहाँ पे देखिए जल अलग हो जाएगा, तो जल को कर दीजिए अलग H2O। फिर यहाँ पे कितने हैं कार्बन बचेंगे वो देख लीजिए, कार्बन कितने हैं, 1 और 2 और 2 4 कार्बन हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे CH3COOH, फिर C2H5 बस प्लस H2O, ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है C2H5 यानी BR लगाया तो ब्रोमो एथेन, और इसकी क्रिया कराइए किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, यानी KBr अलग हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास C2H5OH, एल्कोहल बचेगा हमारे पास C2H5OH प्लस KBr, ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। फिर कहा हमसे धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र बताइए, ये आपको करना है। धावन सोडा तथा मीठा सोडा द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, ये साबुनीकरण पर टिप्पणी दीजिए, ये सब आपको लिखना है। और देखिए उपखंड खा में और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोगों के और जो सेट 1 है वो कंप्लीट करवाया है। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को, यानी नेक्स्ट कल के वीडियो में आप लोगों को 2022 का जो सेट 2 है BK, ये पूरा हल करवा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को हम अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सा आप लोगों को समझ आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।